हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बेसिक हिंदी के इस नए लेक्चर में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रयोगवाद युग के बारे में। इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था प्रगतिवाद युग के बारे में। उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रगतिवाद युग के प्रमुख कवि कौन से हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं और उस काल की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे प्रयोगवाद युग के बारे में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। जैसे कि इसमें तार सप्तक के बारे में पढ़ना है, प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक। इसके विशेषताएं देखेंगे, इसके प्रमुख कवि देखेंगे और उनकी रचनाएं देखेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी फुल PDF डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में और इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। चलिए आज के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले प्रवर्तक की बात कर लेते हैं, मतलब कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, प्रयोगवाद किसके नाम पर रखा गया है। तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कभी कभी आप लोगों को डायरेक्टली अज्ञेय भी लिख दिया जाता है, तो इनका जो पूरा नाम है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो आप वहाँ पर बताएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो चलिए अब इसकी सूत्रपात की बात करते हैं। तो सूत्रपात ये है 1943 ईस्वी से लेकर 1953 ईस्वी तक माना जाता है। कब से कब तक? 1943 ईस्वी से लेकर 1953 ईस्वी तक। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं इसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को। तो इसके जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं, तो प्रयोगवाद का सबसे पहले हम लोग अर्थ देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसके प्रमुख कवि और उसकी रचनाओं के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा प्रयोगवाद का अर्थ: आधुनिक काव्य की एक विशिष्ट धारा जिसमें नए मार्गों का अन्वेषण एवं नए शिल्पों की नवीनता प्राप्त होती है। मतलब जो प्रयोगवाद है उसमें आधुनिक काव्य का एक विशिष्ट धारा है, मतलब ये एक ऐसी धारा है, ऐसा वाद चला है जिसमें कि नए नए मार्ग, मतलब नए नए तरीके, नए नए विचार और नए नए अन्वेषण आए हैं और नए नए शिल्पों की नवीनता प्राप्त हुई है। मतलब हर एक चीज़ें नई दी गई है, नई भाषा दी गई है, नए नए विचार दिए गए हैं, नए नए मार्ग बताए गए हैं, तो उसे हम लोग प्रयोगवाद कहते हैं। अब लोग चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके प्रमुख कवि और उनके रचनाएं। मैंने यहाँ पर एक साइड में लिखा है कवि और एक साइड में लिखा है उनकी रचनाएं। तो हमारे जो पहले कवि आते हैं वो आते हैं अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है, पहली रचना भग्नदूत, दूसरी है चिंता और तीसरी है बावरा अहेरी, जिसमें से बावरा अहेरी ये रचना आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर हमारे जो दूसरे कवि आते हैं वो आते हैं भरत भूषण अग्रवाल। भरत भूषण अग्रवाल जी ने लिखा है कागज के फूल और जागते रहो। इनकी दो रचनाएं हैं, पहला है कागज के फूल और दूसरा है जागते रहो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कवि के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारे आते हैं वो आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इन्होंने एक रचना लिखी है चांद का मुंह टेढ़ा। ये रचना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछी गई है कि गजानंद माधव मुक्तिबोध की एक रचना लिखिए या फिर चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है। तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने चांद का मुंह टेढ़ा लिखा है। फिर हमारे नेक्स्ट कवि जो आते हैं वो आते हैं प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे ने क्या लिखा है? तो प्रभाकर माचवे में ने लिखा है स्वप्न भंग और तेल की पकौड़ियाँ। प्रभाकर माचवे ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? पहला लिखा है स्वप्न भंग और दूसरा लिखा है तेल की पकौड़ियाँ। फिर हमारे नेक्स्ट कवि जो आते हैं वो आते हैं गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर जी ने क्या लिखा है? तो गिरजा कुमार माथुर जी ने लिखा है धूप के धान और कल्पांतर। क्या लिखा है? धूप के धान पहली रचना लिखी है और दूसरा लिखा है कल्पांतर। फिर हमारे नेक्स्ट कवि आते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी ने क्या लिखा है? धर्मवीर भारती के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि इन्होंने कनप्रिया, अंधा लोहा, अंधा युग, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, ये सारी रचनाएं इन्होंने लिखी है। ये रचनाएं मैं आप लोगों को पहले भी एक बार बता चुका हूँ। फिर हमारे नेक्स्ट कवि आते हैं मदन वात्स्यायन। मदन वात्स्यायन जी ने क्या लिखा है? अपथगा और शुक्रतारा। ये दो रचनाएं किसने लिखी हैं? मदन वात्स्यायन जी ने। फिर हमारे लास्ट जो कवि आते हैं वो आते हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जी ने कौन सा लिखा है? चक्रव्यूह लिखा है, प्रवेश लिखा है और आमने सामने, ये दो रचनाएं लिखी हैं। तो इसको किसने लिखा है? आमने सामने। चक्रव्यूह, प्रवेश और आमने सामने, ये 3 रचनाएं जो हैं वो कुंवर नारायण जी ने लिखी है। चलिए हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी से। अज्ञेय जी ने क्या लिखा है? भग्नदूत, चिंता और बावरा अहेरी। भरत भूषण अग्रवाल ने क्या लिखा है? कागज के फूल और जागते रहो। गजानन माधव मुक्तिबोध ने क्या लिखा है? चांद का मुंह टेढ़ा। प्रभाकर माचवे ने क्या लिखा है? स्वप्न भंग, तेल की पकौड़ियाँ। गिरजा कुमार माथुर ने क्या लिखा है? धूप के धान और कल्पांतर। धर्मवीर भारती ने क्या लिखा है? कनप्रिया, अंधा युग और 7 गीत वर्ष। फिर मदन वात्स्यायन ने क्या लिखा है? अपथगा और शुक्रतारा। फिर कुंवर नारायण ने क्या लिखा है? चक्रव्यूह, परिवेश और आमने सामने। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आगे।
तो आगे हम लोग आते हैं नकेनवाद या प्रपद्यवाद क्या होता है। मतलब जो प्रयोगवाद था उसी के बीच में एक ऐसा वाद चला जिसे नकेनवाद या प्रपद्यवाद कहा जाता है। ये क्या होता है इसको देखते हैं। नकेनवाद हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की एक शाखा मानी जाती है। मैंने आप लोगों को बताया कि नकेनवाद के मध्य में ही एक ऐसी शाखा चली थी जिसे प्रपद्यवाद या नकेनवाद बोला जाता है, जो कि प्रयोगवाद के मध्य में चली थी, जिसकी स्थापना नलिन बिलोचन शर्मा ने की थी। अब नकेनवाद या प्रपद्यवाद की स्थापना किसने की थी, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी ने 1956 ईस्वी में नकेनवाद या प्रपद्यवाद की स्थापना की थी। नकेनवाद को प्रपद्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ कि नकेनवाद को दूसरा नाम जो है वो प्रपद्यवाद है, इसे प्रपद्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों से नकेनवाद या प्रपद्यवाद दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। इसकी स्थापना किसने की थी, नलिन बिलोचन शर्मा ने। कब की थी, 1956 ईस्वी में। और ये क्या है, प्रयोगवाद के बीच की एक शाखा है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नकेनवाद के प्रमुख कवि कौन से हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नकेनवाद के 3 कवि कौन से हैं। तो पहले जो आते हैं नलिन बिलोचन शर्मा, यानी कि जिसने इसकी शुरुआत की थी 1956 ईस्वी में। दूसरे आते हैं केसरी कुमार और तीसरे आते हैं नरेश मेहता। इसको आप कैसे याद करेंगे, याद करने की मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। नकेनवाद से ही याद हो जाएगा। ना से नलिन बिलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और फिर ना से आता है नरेश मेहता। आप लोग यहाँ से ही याद कर सकते हैं, नकेनवाद से ही याद कर सकते हैं। पहले ना से आता है नलिन बिलोचन शर्मा, दूसरे के से आता है केसरी कुमार और तीसरे ना से आता है नरेश मेहता। तो इसी से आप लोग याद कर सकते हैं तीनों कवियों को, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। फिर हमारा आता है नकेनवाद या प्रपद्यवाद की विशेषताएं। ये काफ़ी कम पूछा जाता है, मतलब ये पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आप लोग इसको भी देख लीजिए। तो पहली जो हमारी विशेषता आती है वो आती है कविता में शिल्प एवं संवेदना के स्तर पर नवीन प्रयोग। मतलब जो कविताएं थी उसमें शिल्प और संवेदना के स्तर पर जो नए नए प्रयोग किए गए हैं। फिर दूसरी जो हमारी विशेषता आती है वो होती है सुख, दुख और संवेदना को व्यक्त करने का यथार्थ चित्रण। मतलब इसके बारे में सुख और दुख को यथार्थता से बताया गया है, सत्यता से बताया गया है। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है अतिशय बौद्धिकता। फिर हमारा जो आखिरी आता है जन जागरण से डरे हुए कवि की आत्मरक्षा की भावना। मतलब कि जो लोग कवि डरे हुए रहते थे उनकी आत्मरक्षा की भावना थी लोगों के अंदर। फिर चलिए हम लोग बात कर लेते हैं तार सप्तक के बारे में। ये आता है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये प्रयोगवाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चला, जिसके बारे में हर साल पेपर में कुछ ना कुछ आता रहता है कि तार सप्तक की शुरुआत कब हुई, तार सप्तक के संपादक कौन थे। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि तार सप्तक है क्या। मतलब ये तार सप्तक आया कहाँ से, ये है क्या। तो तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अगर आपसे कोई पूछता है तार सप्तक क्या है, तो तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञे द्वारा 1943 ईस्वी में, मतलब कब, 1943 ईस्वी में एक नई कविता के प्रणय हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। मतलब तार सप्तक आपसे पूछे तो क्या है, तो आप बताएंगे कि तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञे यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वासयन अज्ञे जी ने 1943 ईस्वी में नई नई कविताओं के अग्रण के लिए या नई नई कविताओं के लिखने के लिए 7 कवियों का एक मंडल बनाया, 7 कवियों का एक समूह बनाया, जिसे तार सप्तक का नाम दिया गया। तार सप्तक का नाम दिया गया या तार सप्तक कहा गया। तार सप्तक को नई कविता का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। मतलब जो नई कविता आगे शुरुआत हुई, नई कविता का युग जो आया वो तार सप्तक के बाद में आया। मतलब तार सप्तक इसका जो था वो पॉइंट बिंदु था, मतलब बिंदु माना जाता था। तो तार सप्तक आप लोगों को पता हो गया होगा कि तार सप्तक क्या है। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञे ने 1943 ईस्वी नई कविता के प्रणय, मतलब नई कविता के संचालन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाया था, जिसे तार सप्तक का नाम दिया गया। तार सप्तक को नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि तार सप्तक का संपादन किसने किया। तो मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ, तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया। कब किया, 1943 ईस्वी में। कब किया, 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया। अब चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों को क्या कहा है। मतलब जो 7 कवियों का संग्रह बनाया था उनको अज्ञे जी ने कहा क्या है। तो अज्ञे जी ने तार सप्तक के कवियों को क्या कहा है, राहों का अन्वेषी। राहों का अन्वेषी मतलब ये नए नए लोगों को राह दिखाएंगे, नई कविता के बारे में जो कवि आएंगे अगले उनको ये राह दिखाएंगे, तो ये है राहों के अन्वेषी। तो अज्ञे जी ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी का नाम दिया है, राहों का अन्वेषी कहा है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि तार सप्तक की संख्या कितनी है। मतलब कि अभी तक कितने तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं। तो अभी तक कुल 4, मतलब कितने 4 तार सप्तक माने जाते हैं, 4 सप्तक माने जाते हैं। कौन कौन से, प्रथम तार सप्तक या जिसे हम डायरेक्टली तार सप्तक भी बोलते हैं, फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक।
अब ये आप वो याद कैसे होंगे? प्रथम तार सप्तक जिसको हम डायरेक्टली तार सप्तक बोलते हैं, दूसरा सप्तक, ऐसा नहीं कि आप इसे दूसरा तार सप्तक बोल दीजिएगा। दूसरा तार सप्तक जैसे आप इसे बोलेंगे ये गलत हो जाएगा। दूसरा तार सप्तक नहीं है, दूसरा सप्तक है। प्रथम तार सप्तक या इसे डायरेक्टली तार सप्तक बोल सकते हैं। दूसरा तार सप्तक आपको नहीं बोलना है, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, आपको केवल सप्तक बोलना है लास्ट में। ऐसा नहीं कि तार सप्तक हर में लगा रहे हैं, सब में तार सप्तक नहीं लगाना है। दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, और ये प्रथम तार सप्तक। तो प्रथम तार सप्तक कब हुआ? अज्ञे ने किया 1943 ईस्वी में। दूसरा तार सप्तक कब हुआ? 1951 ईस्वी में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। इसको किसने किया? इसको भी अज्ञे जी ने किया। फिर हमारा आता है तीसरा तार सप्तक। तीसरा तार सप्तक क्या है हम लोगों का? 1959 ईस्वी में आया, इसको भी अज्ञे जी ने किया। जो चौथा तार सप्तक आता है वो 1979 ईस्वी में आया, इसे नामवर सिंह ने किया। किसने किया? नामवर सिंह। बाकी ये तीन जो है इनको अज्ञे जी ने ही किया है। ऊपर के तीन, प्रथम तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, इन तीनों को अज्ञे जी ने ही किया है। और जो चौथा तार सप्तक आया है इसे नामवर सिंह ने किया है। तो ये यहाँ पर याद करने वाली मेन बात है। बाकी उन तीनों को तो अज्ञे ही बता सकते हैं। चौथा जो आया है वो नामवर सिंह आया है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो आपको सिंपल सा एक याद कर लेना है, 1943 ईस्वी। तो 1943 ईस्वी आप याद कर लीजिए, पहला तार सप्तक, मतलब कि जब तार सप्तक का शुरुआत हुआ 1943 याद कर लीजिए। अब आपसे अगर कोई दूसरा तार सप्तक पूछता है या दूसरा सप्तक पूछता है तो आप वहाँ से 1943 में केवल 8 जोड़ दीजिए। जैसे आप 1943 में 8 जोड़ेंगे आपको मिल जाएगा 1951। अब आपसे अगर कोई तीसरा पूछता है तो फिर दूसरे वाले में फिर से 8 जोड़ दीजिए, 1951 में फिर से 8 प्लस कर दीजिए। तो जैसे आप 1951 में 8 प्लस करेंगे आपको 1959 मिल जाएगा, मतलब आपका तीसरा सप्तक मिल जाएगा। तो पहले क्या करना है? 1943 में पहला था, पहले में अगर दूसरा हमें निकालना है तो इसमें प्लस 8 करेंगे। अगर हमें तीसरा निकालना है तो फिर से प्लस 8 कर देंगे। मतलब 1943 में 8 जोड़ेंगे तो 1951, और 1951 में 8 जोड़ेंगे तो 1959। तो ये हमारे तीनों सप्तक हो जाएंगे। अब चौथा सप्तक कैसे याद करेंगे? तो 1959 है। अब इसमें आप 20 साल जैसे जोड़ेंगे, यानी कि प्लस 20 जैसे करेंगे, आपको ये मिल जाएगा चौथा सप्तक 1979। मतलब चौथा सप्तक जो था वो 20 साल बाद प्रकाशित हुआ। बाकी ये जो तीनों सप्तक थे वो 8-8 साल के बाद में प्रकाशित हुए, लेकिन जो चौथा सप्तक था वो 1979 यानी कि 20 साल बाद प्रकाशित हुआ। और इसे किसने किया था? नामवर सिंह ने। आई होप आप लोगों का ये डाउट क्लियर होगा और इसे याद कैसे करना है ये भी आपको पता चल गया होगा। आज चलिए हम लोग देखते हैं प्रथम सप्तक के बारे में। तो हमारा आता है यहाँ पर प्रथम सप्तक। प्रथम सप्तक को हम लोग तार सप्तक भी बोलते हैं। ये कब प्रकाशित हुआ? 1943 ईस्वी में। अब तार सप्तक क्या है? इसमें कि 7 कवियों का समूह आता था। तो 7 कवि कौन कौन से हैं इनको आपको याद कैसे करना है, यानी कि प्रथम तार सप्तक के प्रमुख कवि कौन से हैं या फिर 7 कवि कौन से हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लिखी है। यहाँ लिखा है अनगिने राम प्रभा, अनगिने राम प्रभा, अनगिने राम प्रभा। ये आपकी जो है ट्रिक है। आप इससे 7 कवियों के नाम एक साथ याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। आ से जो आपका आता है वो आता है अज्ञे, मतलब आ से जो पहले कवि आते हैं वो आते हैं अज्ञे जी। ना यहाँ पर साइलेंट है। गी से जो दूसरे कवि आते हैं वो आते हैं गिरजा कुमार माथुर। दूसरे कवि क्या आते हैं? गी से गिरजा कुमार माथुर। तीसरा जो ने आता है, ने से आते हैं नेमिचंद्र जैन जी। कौन से? नेमिचंद्र जैन जी। राम में रा से क्या आता है? रामविलास शर्मा। क्या आते हैं? रामविलास शर्मा। माँ से क्या आते हैं? मुक्तिबोध। प्रभा में प्रा से क्या आते हैं? प्रभाकर माचवे। और भा से आते हैं भरत भूषण अग्रवाल जी। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक याद हो गई होगी। अनगिने राम प्रभा, अनगिने राम प्रभा, अनगिने राम प्रभा। आप लोग इस ट्रिक को याद कर लीजिए। तो आ से आ जाएंगे अज्ञे, गी से गिरजा कुमार माथुर, ना से नेमिचंद्र जैन, रा से रामविलास शर्मा, मा से मुक्तिबोध, पा से प्रभाकर माचवे, भा से भरत भूषण अग्रवाल। ये हो गए प्रथम तार सप्तक के 7 कवि। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, गिरजा कुमार माथुर, नेमिचंद्र जैन, मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भरत भूषण अग्रवाल। ये 7 कवि हैं प्रथम तार सप्तक के कवि। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक हम लोगों का आता है 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके लिए मैंने क्या ट्रिक लिखी है? तो इसके लिए मैंने ट्रिक लिखी है BDNRH तो इसके लिए आपको याद करना है BDNRH, VDNRH, BDNRH। एक कोड की तरह आप याद कर सकते हैं। BDNRH, VDNRH, BDNRH। S² लास्ट में आपको ऐड कर लेना है। BDNRH S², BDNRH S², VDNRH एक तरफ याद कर लीजिए, S² लास्ट में याद कर लीजिए। VDNRH S²। बी से जो हमारे आते हैं वो आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। क्या आते हैं? बी से भवानी प्रसाद मिश्र। डी से आते हैं धर्मवीर भारती।
डी से धर्मवीर भारती, एन से जो आते हैं नरेश मेहता, आर से आते हैं रघुवीर सहाय जी, और यच से जो आते हैं वो आते हैं हरिनारायण व्यास जी। यस स्क्वायर मतलब डबल यस, तो पहले यस से आते हैं शमशेर बहादुर सिंह और दूसरे यस से आते हैं संकुत माथुर। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक याद हो गई होगी। BD NRH एस स्क्वायर। बी से आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, डी से आते हैं धर्मवीर भारती, एन से नरेश मेहता, आर से रघुवीर सहाय, एच से हरिनारायण व्यास, यस से संकुत माथुर और शमशेर बहादुर सिंह। तो चलिए देख लेते हैं इसको। बी से भवानी प्रसाद, डी से धर्मवीर भारती, एन से नरेश मेहता, आर से रघुवीर सहाय, एच से हरिनारायण व्यास, सात से संकुत मेहता और सात से शमशेर बहादुर सिंह। ये 7 कवि हो गए, ये दूसरे सप्तक के कवि हो गए, दूसरे सप्तक के कवि। अब चलिए हम लोग तीसरा सप्तक देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का आ जाता है तीसरा सप्तक। तीसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ 1959 ईस्वी में। अब इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, ये ट्रिक तो बहुत ही आसान है। इसमें आपको याद कर लेना है PM वर्सेस के क्यूब। सिंपल है, आपको याद कर लेना है PM वर्सेस के क्यूब। PM वर्सेस के क्यूब मतलब PM और के क्यूब में लड़ाई हो गई, तो PM वर्सेस के क्यूब, PM वर्सेस के क्यूब, PM वर्सेस के क्यूब। आप चलिए देख लेते हैं। P से जो आते हैं वो आते हैं प्रताप नारायण त्रिपाठी, M से आते हैं मदन वात्सायन, V से जो आते हैं वो आते हैं विजय देव नारायण शाही, यस से आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, के क्यूब मतलब 3 के, तो के से पहले के से आते हैं कीर्ति चौधरी, दूसरे के से आते हैं केदारनाथ सिंह और तीसरे के से आते हैं कुंवर नारायण। आप लोगों को ये ट्रिक याद करना है, PM वर्सेस के क्यूब। P से प्रताप नारायण त्रिपाठी, M से मदन वात्सायन, यस से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और के क्यू यस से आते हैं जो आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, V से आते हैं विजय देव नारायण शाही और के क्यूब मतलब 3 के, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक याद हो गई होगी। PM वर्सेस के क्यूब। P से प्रताप नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण। ये 7 कवि हैं, ये देख सकते हैं। प्रताप नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण। ये 7 ट्रिक हैं, 7 कवि हैं। ये हैं तीसरे सप्तक के कवि। किसके? ये हैं तीसरे सप्तक के कवि, इनको याद कर लीजिएगा। हमारा जो आता है वो आता है चौथा सप्तक। चौथा सप्तक मैंने आप लोगों को बताया कि 20 साल बाद प्रकाशित हुआ। इसे किसने प्रकाशित किया था? मानवर सिंह ने। तो इसके जो कवि आते हैं वो आपको याद कर लेना है। मान लीजिए एक कंपनी है RRS कंपनी। RRS कंपनी को कौन चला रहा है? अंश नाम का लड़का। मतलब ये अंश नाम का लड़का RSS कंपनी को चला रहा है। तो इस ट्रिक को आप याद कर सकते हैं, अंश RRS एक RRS की कंपनी है जिसे अंश नाम का लड़का चला रहा है। तो अंश RRS से इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये से जो आता है वो आता है अवधेश कुमार, यन से आता है नंद किशोर आचार्य, यस से आता है स्वदेश भारती, यस से आता है श्री राम वर्मा, फिर आर से आता है राजेंद्र किशोर, फिर आर से आता है राम कुमार कुंभज, यस से आता है सुमन राजे, ये से आता है अवधेश कुमार, यन से नंद किशोर आचार्य, यस से स्वदेश भारती, श्री राम शर्मा, राम कुमार कुंभज, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर। आप लोगों को ये ट्रिक याद कर लेना है। कैसे? अंश RRS कंपनी है, उसके जो राइटर हैं मतलब उसके जो प्रमुख हैं वो कंपनी चला रहे हैं अंश जी। तो आपको इसको याद कर लेना है। अंश ये से आता है अवधेश कुमार, यन से नंद किशोर आचार्य, यस से स्वदेश भारती, यस से श्री राम शर्मा, आर से आता है राजेंद्र किशोर, आर से राम कुमार कुंभज, यस से सुमन राजे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। अवधेश कुमार, नंद किशोर आचार्य, स्वदेश भारती, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, राम कुमार कुंभज, सुमन राजे। फिर चलिए आगे देख लेते हैं। फिर आ जाता है यहाँ पर तार सप्तक की कविताएं किस काव्य धारा से संबंधित है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन। तार सप्तक की कविताएं प्रयोगवाद, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रयोगवाद जिसके संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी हैं, उससे संबंधित है। तो ये आपकी तो बाएं हाथ का खेल है कि तार सप्तक की कविताएं किस काव्य धारा से संबंधित है। तार सप्तक की कविताएं किस काव्य धारा से संबंधित है? तो ये प्रयोगवाद काव्य धारा से संबंधित है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं इसकी। ये आ जाता है हमारा आज का लास्ट टॉपिक। ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन आप लोग इसे पढ़ लेना पूरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसमें मैंने तीनों और चारों तार सप्तक के बारे में बताया है। ये आता है हमारा लास्ट टॉपिक, प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ। प्रयोगवाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या फिर विशेषताएँ। चलिए हम लोग देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 6 विशेषताएँ लिखी हैं,
आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। आपसे 1-2 जो पूछी जाएंगी आप उसे पेपर में अच्छे से लिख सकते हैं। तो पहली जो हमारी प्रवृत्ति आती है वो नए नए प्रतीकों का प्रयोग। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि प्रयोगवाद युग में नए नए शिल्पों नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। अतिबौद्धिकता थी, इसमें उपमान एवं प्रतीकों में नवीनता थी। फिर दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति थी, नग्न यथार्थवाद था। फिर चौथा था अलंकार एवं छंद का विनाश, मतलब कि ये विधान, मतलब कि इस युग में पहुँचते पहुँचते अलंकार और छंद का पूर्णतः विनाश हो गया था, विधान हो गया था। मतलब अलंकार और छंद का बहुत कम प्रयोग किया जाता था। तो ये पहला जो आता है विशेषता नए नए प्रतीकों का प्रयोग, दूसरा है अतिबौद्धिकता, तीसरा है उपमान एवं प्रतीकों की नवीनता, चौथा है दमित एवं वासनाओं की अभिव्यक्ति, पांचवा है नग्न यथार्थवाद, छठवां है अलंकार एवं छंद का विधान। क्या है? नए नए प्रतीकों का प्रयोग, अतिबौद्धिकता, उपमान एवं प्रतीकों में नवीनता, दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति, नग्न यथार्थवाद, अलंकार एवं छंद की विधान। तो ये आई होप आप लोगों का ये सारा डाउट क्लियर होगा कि तार सप्तक क्या है, प्रथम तार सप्तक क्या है, दूसरा तार सप्तक क्या है, प्रयोगवाद क्या है, तार सप्तक के संपादक कौन है, प्रयोगवाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। अगर आप इस लेक्चर की पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इससे पहले वाली जो वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग, ये सारी चीज़ें देखी हैं, उसका भी लिंक आपको, पूरी प्लेलिस्ट है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप पूरे चैप्टर को, मतलब पूरे बेसिक्स हिंदी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये सारे युग को अच्छे से पढ़ सकते हैं, लाइन बाय लाइन पूरी वीडियो पड़ी हुई है। तो हम लोग नए लेक्चर में देखेंगे, नए लेक्चर में हम लोग देखेंगे नई कविता की युग, मतलब कि नई कविता का युग क्या है, कब से शुरुआत हुआ और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या है, प्रमुख रचनाएँ क्या हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में।